वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें आपकी केमिकल रिएक्शंस होंगी। इसके अलावा जितने भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से इस पूरी केमिकल इक्वेशन में हम बैलेंसिंग सीखेंगे। और याद रखिए, कभी भी बैलेंसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये एग्जाम में कई सारे आते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेस पर पूछा जाता है। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जब रिएक्शन के अंडर हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट साइड में लिए जा रहे हैं उनका नाम होता है रिएक्टेंट, और जो आपका अल्टीमेट जो आपके साथ बना हुआ है, जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, वो है आपका प्रोडक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो रिएक्शन कभी भी फॉरवर्ड जब होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग स्टेबल रिएक्शन कहते हैं और ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अब देखिए होता क्या है, हम जानते हैं रिएक्शन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हमें इसमें एक एग्जांपल के लेकर समझते हैं। जैसे आपके पास H2 प्लस I2, तो आपके पास दिया गया है जैसे HI। हम जानते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। आप जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में जुड़े तभी HI का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन के मोल्स हैं या जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी है वो कितनी है, 2। ऐसे यहाँ पे आयोडीन की क्वांटिटी कितनी है, 2। आप जानते हैं जब 2 हाइड्रोजन और 2 आयोडीन जब मिलेंगे तो एक HI तो ये बनाएगा और दूसरा HI ये बनाएगा। तो टोटल HI कितने होने चाहिए आपके पास, 2, और हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 1। तो इसके अंदर 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे ये कुछ क्वांटिटी होती है, इसको सिंबलाइज कर देते हैं। इसको सिंबलाइज करने का कारण यह है कि हम जानते हैं इस पूरी इक्वेशन को अब हम क्या करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करने की। जब तक ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और जैसे ही हमने इसको ट्वाइस लगा के इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस किया है तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में आपको जितने भी आपके रिएक्शंस होती हैं केमिकल्स के बीच में, उनसे रिलेटेड जितने भी आपके बैलेंसिंग है वो क्वेश्चंस आपके वहीं से आते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसको समझने के लिए। देखिए होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है और सल्फ्यूरिक एसिड में आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसा लिखा जाता है स्टेटमेंट के जरिए, दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विथ सोडियम क्लोराइड। तो आपको इस तरह से एक स्टेटमेंट लिखकर मिलेगी, आपको उस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा और उसी के जरिए आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो रिएक्शन बैलेंस करने से पहले आपका फॉर्मूला हमेशा सही होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला होगा उसको निकालना आपको आना चाहिए। आप जानते हैं 9th क्लास में आप ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हुए आए हैं, 3rd और 4th चैप्टर में बैलेंसिंग करना सीखे थे, फॉर्मूला बनाना सीखे थे। तो जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या करेगा, आपका इसमें काम आएगा। जैसे मान के चलिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड बोला गया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हम जानते हैं इसमें H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। और हम ये भी जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम को हम Na बोलते हैं, क्लोराइड मीन Cl बोलते हैं। हम जानते हैं अभी H2SO4 में हम जानते हैं हाइड्रोजन या सल्फेट होता है। अब एक चीज देखिए, हम ये समझ गए हैं कि जो हाइड्रोजन होता है इसका जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ऐसे ही जो सल्फेट है इसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 2। तो 2 वैलेंसी इसके बेस में ले जाइए और इसकी 1 वैलेंसी इसके बेस में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, H2SO4 आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम बनाते हैं। हम जानते हैं सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। दोनों की वैलेंसी सेम होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी और NaCl आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा।
इसका मतलब यह है कि आप इस तरह से किसी भी फॉर्मूले का पहले फॉर्मुलेशन करेंगे, उसके बाद आप उसको बैलेंस करेंगे। हमें समझ में आ गया कि यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है और सोडियम क्लोराइड NaCl है। अब इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करेंगे, और कभी कभी आपको क्वेश्चन में इसके आगे की इक्वेशन भी दी गई होती है। जैसे उन्होंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम क्लोराइड, इट प्रोड्यूसेस सोडियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस। मान के चलिए उन्होंने ये बात कही आपसे, तो आपको यहां पे समझना है कि यहां पर रिएक्शन कैसे हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिखा हमने, ओके, प्लस सोडियम क्लोराइड लिखा NaCl। उसके बाद जिस तरह से यहां हमने फॉर्मूला बनाया, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाएंगे। हम जानते हैं सोडियम को Na से इंडिकेट करते हैं और सल्फेट को हम SO4 से इंडिकेट करते हैं, और हमें यह पता है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो 2 वैलेंसी होती है। तो जब इनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका Na2SO4। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो फॉर्मूला है, अब इसमें कोई भी चेंज अगर आप करेंगे तो चेंज आपका इस फॉर्मूले के बीच में कहीं नहीं होगा। चेंज का मतलब हो गया कि आप इसमें बैलेंस करने के लिए जो क्वांटिटी लगाएंगे, 2, 3, 4, कोई भी जो क्वांटिटी आप इसमें लगाना चाहेंगे, तो इस फॉर्मूले के बीच में अब वो क्वांटिटी आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये एक स्टेबल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में हम छेड़खानी नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी आप इस पूरे कंपाउंड को अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको उसकी क्वांटिटी हमेशा इसके आगे ही लिखनी होगी। अगर 2 है तो 2 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से इस सारे के सारी जितनी क्वांटिटीज है इस फॉर्मूले में, ये सारी क्वांटिटीज 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और उनकी क्वांटिटी उसके समान हो जाएगी। अब आप यहां देखिए, आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक गैस भी निकल रही है, मींस हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनने वाला Cl। आप जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो इनका फॉर्मूला HCl बन जाएगा। अब आपको इस पूरी इक्वेशन को यह समझना है कि क्या ये इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करने होंगे दोनों ग्रुप्स में। मींस देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 क्वांटिटी में है और हाइड्रोजन यहाँ एक ही क्वांटिटी में है। ये आपका रिएक्शन साइड है और आपका ये कौन सी साइड है, प्रोडक्ट साइड। आप जानते हैं रिएक्शन साइड में जो आपके मींस ये रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जितने भी आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी के बराबर होना चाहिए, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है, जो आप पहले से पढ़ते हुए हैं। ओके, तो आप जानते हैं यहाँ पे हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट उनको बराबर करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इसको देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ क्वांटिटी 1 है प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब अब ये पूरी इक्वेशन हम समझ गए, इट इज नॉट बैलेंस्ड, मींस दिस इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है आपकी वो कैसी बनी, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, और जब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे तो एक नई इक्वेशन आपको मिलेगी। उस इक्वेशन में आपकी जो क्वांटिटीज आपने ऐड करी होंगी वो क्वांटिटीज आपको मिलेंगी, और उसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन आप जानते हैं बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या कर सकना पड़ता है, हमें 2-3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। आपके पास ऐसे 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप है आपके पास टेबुलर मेथड, मींस टेबल में एलिमेंट्स को काउंट कीजिए और उन एलिमेंट्स की क्वांटिटी को इक्वल कीजिए। और दूसरा हो गया आपके पास हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड में हम बाद में जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत शॉर्टेस्ट वे है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, लेकिन शॉर्टेस्ट वे कभी भी सही रूट नहीं होता। सबसे पहले आपको एक बेस बनाना होता है और बेस आपका टेबुलर मेथड से ही बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ओके, और बाय टेबुलर मेथड। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन था कि जब H2SO4 सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और साथ में आपका HCl गैस बाहर रिलीज होती है। अब आपसे बोला गया कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है,
आपको एक टेबल मेथड बनाना है। आपको पहले टेबल की कॉलम में एलिमेंट को इंडिकेट करना है, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। आप इस तरह से दो कॉलम बनाएंगे और इसके बाद पहले स्टेप में आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स आपके पूरी रिएक्शन में यूज हो रहे हैं आप उन सभी एलिमेंट्स की क्वांटिटी यहां पे लिखेंगे। तो देखिए, आप जानते हैं हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है आपका सल्फर, तीसरा एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन, चौथा एलिमेंट यहाँ पे आपको सोडियम दिख रहा है, पांचवा एलिमेंट क्लोरीन, और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा। अब जो एलिमेंट यहाँ होंगे वो एलिमेंट तो यहाँ भी होंगे, कोई नेक्स्ट एलिमेंट तो आएगा नहीं। तो इसीलिए या तो आप इधर की क्वांटिटी को देख लीजिए एलिमेंट्स की, या तो इधर की क्वांटिटी को देख लीजिए। जितने भी एलिमेंट्स है आप इसको कैटेगराइज कीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितनी क्वांटिटी में है, यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में क्या है आपके पास हाइड्रोजन 2 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। और ये जो साइड होती है इसको हम याद रखेंगे, ये हमेशा रिएक्टेंट प्लेस होती है, और ये जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। ओके, तो आप देखेंगे सल्फर की क्वांटिटी कितनी है, हाइड्रोजन की 2 निकल के आ गई आपकी रिएक्टेंट साइड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में कितनी है 1। सल्फर की इधर कितनी है 1, और इधर पे सल्फर कितना है 1। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, दोनों जगह 4-4 ऑक्सीजन है। सोडियम की क्वांटिटी काउंट करें, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे 2 है, सोडियम की क्वांटिटी यहाँ 1 है और यहाँ 2। और आप जानते हैं क्लोरीन क्वांटिटी यहाँ 1 है और यहाँ भी 1। अब आप एक चीज देखिए, इस पूरी टेबल को देखने के बाद आपको समझ में आया कि दोनों की जो वैल्यूज है उनमें डिफरेंस है, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज को बराबर करना है। दोनों की वैल्यूज का मतलब ये हो गया कि यहां अगर 2 रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं तो प्रोडक्ट में भी आपके कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होने चाहिए। ऐसे ही सल्फर में अगर 1 है तो ये तो बैलेंस्ड है, और इसी तरीके से ये भी बैलेंस्ड है और ये वाला भी बैलेंस्ड है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बैलेंस नहीं है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखें, जब हम किन्हीं भी 1 या 2 एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो हमारी पूरी इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स की क्वांटिटी में भी फर्क पड़ता है। देखिए कैसे। अब आप क्या करेंगे कि यदि हाइड्रोजन को आप प्रोडक्ट साइड में 2 बनाना चाहेंगे तो आपको प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये इक्वेशन दोबारा से एज इट इज आप लिख लीजिए, H2SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस HCl। आप जानते हैं यदि आप हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 1 बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाह रहे हैं, तो आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका अब आप इक्वेशन बनाए हुए जिस एलिमेंट, ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। बताइए एलिमेंट आपका हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए 2। आप जानते हैं सल्फर यहाँ कितनी पोजीशन है, सल्फर मीन्स 1 था, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 था तो यहाँ भी कितने हैं 4 है, और सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सोडियम हो गया आपका 1 2। क्लोरीन आपका कितनी क्वांटिटी में है, दोनों जगह 1 और 1। आपने देखा पहले वाली टेबल और दूसरी वाली टेबल में अब आपके पास और एलिमेंट्स क्या करने लगे, मैच करने लगे। सिर्फ अब इसमें एक एलिमेंट रह गया जो मैच नहीं हो रहा है। यहां पर आपके 2 एलिमेंट ऐसे थे जो मैच नहीं हो रहे थे। तो इसी तरह से धीरे धीरे स्टेप्स को हम आगे बढ़ाएंगे। अब आप देखेंगे कि जिस तरह से आपने ये वाला स्टेप बनाया है, इसी स्टेप को हम लेंगे अब यहाँ पे। देखिए H2SO4 प्लस NaCl गिव्स Na2SO4 प्लस ट्वाइस HCl। अब आप देखिए आपको बैलेंस क्या करना है, सोडियम। और सोडियम आप जानते हैं प्रोडक्ट में अगर 2 हैं तो आपको रिएक्टेंट में भी 2 क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सोडियम को आप रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। और आप जानते हैं जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप दोबारा से इसकी क्या बनाइए, टेबल तैयार कीजिए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। आप जानते हैं एलिमेंट में हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, 2, वहां भी कितनी है 2। आप जानते हैं सल्फर की क्वांटिटी 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन क्वांटिटी यहाँ कितनी है 4, यहाँ भी 4 है। सोडियम की क्वांटिटी यहाँ कितनी आ गई है 2, लेकिन क्लोरीन की क्वांटिटी भी यहाँ पे कितनी हो गई है 2, और यहाँ पे क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी थी 2। आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, यहाँ पे 2 HCl है प्रोडक्ट साइड में, ठीक है ना, 2 क्लोरीन आ गया। ओके, तो हमें ये चीज बैलेंस करनी थी यहाँ पे भी, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर क्या किया, इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया 2 से।
और इस तरह से हमने क्या किया, एक 2 यहां इंटू किया और दूसरा 2 यहां मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद अब हम देखेंगे एलिमेंट्स की क्वांटिटी सभी में क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि अब जो आपकी ये जो इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन आपकी कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इसी तरह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल, लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide to give lead iodide and potassium nitrate। देखिए जैसा आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया गया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए जो फॉर्मूला बनाने वाली जो फॉर्मूले होते हैं। जैसे एलिमेंट्स का फॉर्मूला बनाना है तो 2 एलिमेंट को मिलाकर आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, आपको वो निकालना आना चाहिए। तो ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हम जानते हैं पीबी क्या होता है, लेड होता है, ओके। और दूसरा दिया गया नाइट्रेट, हम जानते हैं नाइट्रेट क्या होता है, NO3। लेड नाइट्रेट, अभी हमें इसको बैलेंस नहीं करना, हमें सिर्फ एलिमेंट्स को पहचानना है। ऐसे ही इसकी रिएक्शन कराई गई है पोटेशियम आयोडाइड। हम जानते हैं पोटेशियम मीन्स K, आयोडाइड मीन्स I। अभी हम इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ एलिमेंट्स को अपनी जगह पर प्लेस कर रहे हैं। आप जानते हैं लेड आयोडाइड मीन्स, लेड मीन्स Pb, आयोडाइड मीन्स I। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट मीन्स, पोटेशियम मीन्स K, नाइट्रेट मीन्स NO3। देखिए इस केस में आपको यह पता करना है कि क्या ये पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, और ये इक्वेशन आपकी जो है पहले तो सही होनी चाहिए, तभी जाके आप इस इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। हम जानते हैं लेड के ऊपर 2 वैलेंसी होती है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है। जब दोनों की वैलेंसी एक्सचेंज होगी तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। तो ये आपका लेड नाइट्रेट का ओरिजिनल फॉर्मूला है, ओके। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो इसका मतलब दोनों वैलेंसी सेम है, तो पोटेशियम आयोडाइड एज इट इज। ऐसे लेड आयोडाइड, लेड की वैलेंसी 2, आयोडीन की वैलेंसी 1। हम जानते हैं 2 जो है इसके बेस में जाएगा, 1 इसके बेस में, तो लेड आयोडाइड PbI2 इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे, पोटेशियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, तो दोनों की वैलेंसी 1 है, तो KNO3 एज इट इज। अब आपके पास जो इक्वेशन मिलकर आई है, यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है इसे। तो इसको आपको अब बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के मैंने 2 मेथड बता रहे थे। पहला मेथड हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है, किस तरह से टेबल के फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। जैसे आपके पास लिखा गया है PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki gives lead iodide PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। आप जानते हैं कि लेड की क्वांटिटी यहां पे कितनी है, 1। यहां पे लेड की क्वांटिटी 1, तो हमें लेड से कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब आप देखिए NO3 एक पूरा ग्रुप है, मींस नाइट्रेट। NO3 पूरा ग्रुप है, वो टोटल क्वांटिटी नाइट्रेट की यहां कितनी है, 2। और हम जानते हैं प्रोडक्ट साइड की क्वांटिटी में काउंट करेंगे नाइट्रेट की तो क्या आएगी, 1। पूरा NO3 की क्वांटिटी कितनी है, 1 क्वांटिटी है, और यहाँ NO3 की 2 क्वांटिटी है। बताइए आप जब तक एक एलिमेंट को या एक कंपाउंड को बैलेंस ना कर दे, आप आगे ना बढ़े। आपने देखा कि यहां पर आपका अनबैलेंस हो रहा है। आप जानते हैं क्वांटिटी यहां पे 2 है, इसको कम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पर क्वांटिटी 1 है तो इसको बढ़ाया जा सकता है, इसके इक्वल किया जा सकता है। तो इसके इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के सबसे आगे 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई।
तो यहाँ भी अब क्या हो गया, 2 नाइट्रेट्स आपको मिल गए, दोनों बैलेंस हो गए। अब ध्यान रखिए आपको बैलेंसिंग कहां से कंटिन्यू करनी है। जैसे ही आपने एक एलिमेंट को बैलेंस किया दूसरी तरफ, तो उस पूरे एलिमेंट में जो रह गया एलिमेंट आपका, अब उसको आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो आपने देखा नाइट्रेट को बैलेंस करने के बाद आपने यहां आए तो आपको पता चला नाइट्रेट में पूरा कंपाउंड बैलेंस करना है। तो अभी पोटेशियम की रह चुका है, तो पोटेशियम की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है, 2, और हम यहां आएंगे वापस, पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, 1। तो 2 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि पोटेशियम की क्वांटिटी दोनों साइड बराबर हो गई। लेकिन जहां हमने बैलेंस किया, अब उसी में आप देखिए जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको बैलेंस कीजिए। आप जानते हैं यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी क्वांटिटी यहाँ 2 है, और हम यहाँ जानते हैं आयोडीन की क्वांटिटी कितनी है, पहले से 2 है। आप दोबारा से पूरे इक्वेशन को देखिए, लेड की क्वांटिटी 1 है तो लेड की क्वांटिटी 1, नाइट्रेट की क्वांटिटी 2 है तो नाइट्रेट की क्वांटिटी भी यहाँ पे आपकी कितनी है, 2। ऐसे ही पोटेशियम की क्वांटिटी यहाँ 2 है, पोटेशियम की क्वांटिटी 2, आयोडीन की क्वांटिटी 2 है तो आयोडीन की क्वांटिटी भी कितनी है, 2। इसका मतलब अब ये जो पूरा इक्वेशन आपका वो क्या चुका है, बैलेंस हो चुका है। इसी बैलेंस्ड इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड। थैंक यू।